गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एस एच डी 61 पर। आज हम आपके टॉपिक लेकर आए हैं वैयक्तिक विभिन्नता। थोड़ा सा जो है कि मेरा स्वास्थ्य डिसबैलेंस है। आप जो है कि इस बात को जो है कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। क्या करें, करना ही पड़ेगा क्योंकि सीटेट की एग्ज़ाम जो करीब है तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है कि थोड़ा स्वास्थ्य डाउन है, फिर भी आप लोगों का सिलेबस जो है कि कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है ताकि सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाए और आप जो है कि अपने एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा कर सकें। देखिए, हम लोग देख लेते हैं वैयक्तिक विभिन्नता। वैयक्तिक विभिन्नता क्या है कि देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। मतलब संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी प्राणियों में कुछ न कुछ भिन्नता पाई जाती है। मतलब संसार के जितने भी प्राणी हैं किसी भी प्राणी में एक प्रकार की समानता नहीं होती। यानी कि जन्म लेने के बाद उपरांत व्यक्ति जीवन पर्यंत चलता रहता है। उसका जीवन, उसका विकास, उसका अधिगम, उसमें भी विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं। कब, किस क्षण, किस तरह से, किस स्थिति में व्यक्ति अपने आप को समायोजित करता है, उसमें भी भिन्नताएं होती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मेरा स्वास्थ्य कल अच्छा था, आज मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, तो आज हो सकता है आप लोगों को सुनने में कठिनाई महसूस हो क्योंकि मेरी आवाज़ हो सकता है सही ना आए, हो सकता है मैं उस तरह से बेहतर ना कर पाऊँ, और जैसे मैं कल के परिवेश में अच्छा अधिगम कर रहा था आज अच्छा ना कर पाऊँ। तो कहीं न कहीं भिन्नताएं पाई जाती हैं। हर चीज़ में, योग्यता में, रुचि में, बुद्धि में, समानता में, मतलब सब में जो है कि भिन्नताएं प्राणी पाई जाती हैं। यहाँ तक कहा जाए कि जितने प्राणी नहीं हैं उतने तो विभिन्नताएं पाई जाती हैं। एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम सुने होंगे आप, स्कीनर। स्कीनर का नाम सुने होंगे, पूरा डिफिनेशन नहीं लिखेंगे। ये कहते हैं व्यक्तित्व का वह प्रत्येक पहलू जिसका माप संभव हो, जिसका मूल्यांकन संभव हो, उसे कहते हैं वैयक्तिक विभिन्नता। मतलब लिख सकते हैं कि व्यक्तित्व का वह प्रत्येक पहलू, व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू, प्रत्येक पहलू जिसका माप संभव हो, जिसका माप संभव हो, उसे कहते हैं वैयक्तिक विभिन्नता। एक बात। दूसरी बात, एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है जेम्स ड्रेवर। नाम सुने ही होंगे आप, जेम्स ड्रेवर। ये कहते हैं कोई भी दो प्राणी सामान्यतः एक जैसा न होना, किन्हीं भी दो प्राणियों का सामान्यतः एक जैसा न होना क्या कहलाता है? वैयक्तिक विभिन्नता कहलाता है। यानी कि किसी भी प्राणी का, किसी भी प्राणी का, कोई भी दो प्राणी, यहां पर हम लिखेंगे कोई भी दो प्राणी का एक जैसा न होना, एक जैसा न होना क्या कहलाता है? वैयक्तिक विभिन्नता कहलाता है। वो भले ही जुड़े हुए बच्चे क्यों ना हो। देखिए, मैंने डिफिनेशन इसलिए लिखा है कि कोई भी दो प्राणी का एक जैसा न होना क्या कहलाता है? वैयक्तिक विभिन्नता कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि भले ही वो जुड़े हुए बच्चे क्यों न हो, उनके में भिन्नता पाई जाती है। जैसे यदि जुड़े हुए बच्चे होते हैं लेकिन उनकी माँ पहचान लेती है कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसका मोहन नाम है किसका सोहन नाम है। जब माँ पहचान लेती है, घर वाले पहचान लेते हैं दोनों बच्चों को, तो इसका मतलब विभिन्नताएं हैं। तो इसके आधार पर हम लोग देख लेते हैं कि वैयक्तिक विभिन्नता के, मनोवैज्ञानिकों के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता को 3 भागों में बांटा गया है। हम लोग देख लेते हैं वैयक्तिक विभिन्नता के आधार। हम लोग देख लेते हैं वैयक्तिक विभिन्नता के आधार। वैयक्तिक
विभिन्नता के आधार, वैयक्तिक विभिन्नता के क्या आधार हैं, इनके वर्गीकरण के कौन से रूप हैं, मतलब कि इनको किस प्रकार से बांटा गया है। तो देखा जाए तो मनोवैज्ञानिकों के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता को 3 रूपों में बांटा गया है। नंबर एक शारीरिक आधार। नंबर 1 शारीरिक आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो शारीरिक बनावट होती है, वो भिन्न भिन्न होती है। किसी एक व्यक्ति की या किसी 2 व्यक्ति की शारीरिक बनावट एक जैसी नहीं होती। जैसे मैंने परिभाषा लिखा है कि जेम्स ड्रेवर, कोई भी 2 प्राणी का एक जैसा न होना ही क्या कहा जाता है, वैयक्तिक विभिन्नता। यानी कि जब 2 जुड़वे बच्चे हों तो भी उनके शारीरिक बनावट में क्या होती है, भिन्नता होती है, तभी एक माँ पहचान लेती है। तो इसीलिए ये कह रहा है कि शारीरिक आधार पे भिन्नता, यानी कि किसी भी 2 प्राणी की शारीरिक बनावट एक जैसी नहीं होती। लेकिन फिल्मों में दिखाया जाता है जुड़वा दिखाया जाता है कि सेम, एक को चोट लगती है दूसरे को दर्द होता है। ऐसा आप लोग फिल्म देखे होंगे, जुड़वा सलमान खान की, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई लंबा है, तो कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई मोटा है तो कोई पतला है, कोई गोरा है तो कोई काला है। तमाम तरह की चीज़ें हो जाती हैं। कोई गोरा है तो कोई काला है, कोई सुंदर है तो कोई कुरूप है, तमाम तरह की चीज़ें हो जाती हैं। इसी के आधार पर हम लोग देख लेते हैं नंबर 2 शारीरिक आधार पर, नंबर 2 मानसिक आधार पर। मानसिक आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता क्या है? भाई प्रत्येक व्यक्ति में तर्क करने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता, मूल्यांकन करने की क्षमता, सोचने की क्षमता, विचार करने की क्षमता, समस्या को समाधान करने की क्षमता, अपने बुद्धि का प्रयोग करने की क्षमता क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है ही। जिस प्रकार से व्यक्ति की शारीरिक बनावट होती है उसी प्रकार से व्यक्ति की मानसिकताएं कार्य करती हैं। जैसे जो व्यक्ति लंबा है तो उसी के अनुरूप उसकी मानसिकता है। सिंपल सी बात। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के तर्क करने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता, विचार करने की क्षमता, समस्या समाधान करने की क्षमता क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। जैसे कोई मंद बुद्धि का है, कोई सामान्य बुद्धि का है, सामान्य प्रतिभा लिखते हैं यहाँ पर, कोई प्रतिभा बुद्धि का है, प्रतिभाशाली बुद्धि का है, कोई प्रखर बुद्धि का है, कोई जड़ बुद्धि का है ना। जिस प्रकार की बुद्धि होगी वैसा कार्य होगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर हम लोग देख लेते हैं कि व्यक्तित्व के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता। व्यक्तित्व के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता।
वैयक्तिक विभिन्नता। व्यक्तित्व के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता। इसमें क्या है कि देखिए, मेरी आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, विशेष स्वास्थ्य डाउन होने के कारण जो है कि हो सकता है आप लोगों को जो है कि समझने में कठिनाई हो, लेकिन चीज़ों को समझिएगा और समझने के बाद आप लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को। यही आपकी महानता है और हमारे ये जो कि एक तरह से पुनर्बलन का कार्य करेगा। देख लेते हैं व्यक्तित्व के आधार पर व्यक्तिक विभिन्नता। एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम सुने होंगे आप लोग, युंग महोदय के आधार पर व्यक्ति विभिन्नता जो है कि व्यक्तित्व में दर्शाई गई है। जैसे नंबर 1 पर अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले। इसके आधार पर जो व्यक्ति अंतःसोची होते हैं या आंतरिक रूप से उनके सोचने की प्रक्रिया होती है, अप्रत्यक्ष रूप से उनका व्यवहार होता है, बाह्य रूप में प्रदर्शित नहीं होता, उसे कहते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले। इसके बाद नंबर 2 देख लेते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व। बहिर्मुखी व्यक्तित्व ये क्या कहता है कि जिस व्यक्ति के चिंतन तर्क करने की प्रक्रिया के रूप में बाह्य रूप में प्रदर्शित होता है, यानी जिस व्यक्ति का व्यवहार बाह्य रूप में प्रदर्शित करता है उसे बहिर्मुखी व्यक्तित्व कहते हैं। जिस व्यक्ति का व्यवहार आंतरिक रूप में रहता है या उनके विचार कल्पना की प्रक्रिया आंतरिक रूप में रह जाती है उसे अंतर्मुखी कहते हैं, और जिन व्यक्ति का व्यवहार बाह्य रूप में प्रदर्शित होता है उसे कहते हैं बहिर्मुखी। इसके बाद नंबर 3 पर देख लेते हैं। नंबर 3 पर है उभयमुखी व्यक्तित्व या अवसरवादी व्यक्तित्व। उभयमुखी व्यक्तित्व या अवसरवादी व्यक्तित्व, ये व्यक्तित्व क्या कहते हैं? इसमें क्या है कि जो व्यक्ति, जिन व्यक्तियों में अंतर्मुखी के गुण और बहिर्मुखी के गुण दोनों गुण पाए जाते हैं उसे कहते हैं उभयमुखी व्यक्तित्व वाले। यानी कि जो व्यक्ति अवसर पड़ने पर शांत रहता है, चुप रहता है, और जो व्यक्ति अवसर पाने पर बोलता है उसे कहते हैं अवसरवादी व्यक्तित्व। कहने का मतलब ये है कि यदि हम कहीं देख लिए, कहीं बात हो रही है, विवाद हो रहा है, तो हम वहाँ पर क्या रहते हैं? शांत रहते हैं। भैया यहाँ बोलेंगे तुरंत कोड़ाए जाएंगे। लेकिन जब हम यहाँ देखेंगे कि अब हम यहाँ पर हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तो हम अपना वहाँ व्यवहार जो है कि बाह्य रूप में बाहुबली की तरह दिखाते हैं। मतलब जैसा मौका पाते हैं वैसा, जैसा अवसर पाते हैं वैसा। इसका मतलब ये हुआ अवसरवादी व्यक्तित्व। यानी यह व्यक्तित्व का जो आधार है, इस व्यक्तित्व का आधार युंग महोदय के अनुसार दिया गया है, जो व्यक्तित्व में हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि व्यक्तित्व के अन्य आधार। हम लोग व्यक्तित्व के अन्य आधार देख लेते हैं। हम लोग वैयक्तिक विभिन्नता के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं? वैयक्तिक विभिन्नता के विभिन्न आधार। वैयक्तिक विभिन्नता के अन्य आधार। वैयक्तिक विभिन्नता के अन्य आधार कौन कौन से हैं? भाई हम लोग शारीरिक तो देख लीजिए, मानसिक देख लीजिए, व्यक्तित्व देख लीजिए। यानी कि शारीरिक, मानसिक, व्यक्तित्व, ये तो आधार देख लीजिए। इसके आधार पर देखा जाए तो सामाजिक आधार पर भी व्यक्तित्व विभिन्नता बहुत है। यानी कहने का मतलब प्रत्येक प्राणी का समाज भिन्न भिन्न प्रकार से होता है, भिन्न भिन्न प्रकार से समाज होता है, भिन्न भिन्न प्रकार से समुदाय होता है ना। सामाजिक आधार, सामाजिक विभिन्नता पाई जाती है, सामुदायिक विभिन्नता पाई जाती है, सामुदायिक
प्रत्येक व्यक्ति का समुदाय विभिन्न प्रकार का है। जिस प्रकार का समुदाय होगा उसी प्रकार के व्यक्ति में जो है कि भिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति का परिवेश भिन्न भिन्न प्रकार का है। प्रत्येक व्यक्ति का जो धर्म है, धर्म के आधार पर व्यक्ति विभिन्नता पाई जाती है। धर्म के आधार पर व्यक्ति विभिन्नता पाई जाती है। संस्कृति के आधार पर व्यक्ति विभिन्नता पाई जाती है। नैतिकता के आधार पर अनेक प्रकार की विभिन्नता होती है। प्रत्येक व्यक्ति के आचार विचार संस्कार व्यवहार जो है कि नैतिकता विभिन्न प्रकार के होते हैं। नैतिक भाषा के आधार पर देखा जाए तो व्यक्ति विभिन्नता पाई जाती है। भाषा के आधार पर, सामवेगिक स्थिति के आधार पर देखा जाए, सामवेगिक स्थिति के आधार पर देखा जाए तो विभिन्नता पाई जाती है ना। नीचे दिखाई दे रहा है, सामवेगिक स्थिति के आधार पर विभिन्नता पाई जाती है। यदि देखा जाए तो सामवेगिक स्थिति के आधार पर सामाजिक नैतिकता, धर्म, लिंग के आधार पर व्यक्ति की विभिन्नता पाई जाती है। लिंग, देखिए यहाँ पर जो लिंग का मतलब है महिला पुरुष के विभेद से, ना कि विशेषता से। यदि विशेषता से लेंगे तो लैंगिकता हो जाती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग लिंग लेंगे। मैंने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है पिछली वीडियो में, आप समझ लीजिएगा। कभी ये कॉमन आता है तो इसको हम लोग क्वेश्चन में नहीं करते क्योंकि यह रूढ़िवादिता को दर्शाता है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, लिंग के आधार पर देख रहे हैं। लिंग का मतलब ये हुआ कि जैसी जिसकी शारीरिक बनावट होती है वह व्यक्ति अपना वैसा ही प्रदर्शन करता है। हम कह रहे हैं जिस व्यक्ति की शारीरिक बनावट मोटी होगी वह जो है कि चलने बैठने उठने तमाम प्रकार की प्रक्रियाएँ अपने ढंग से करेगा। जो व्यक्ति बिल्कुल पतला दुबला होगा तो वह चलने उठने बैठने दौड़ने में उस प्रकार की प्रक्रिया करेगा। तो उसी प्रकार इसमें महिला पुरुष जो है कि जैसी शारीरिक बनावट होती है वैसी उनके सारी गतिविधियां होती हैं। ये भी होता है, मतलब यहाँ पर चीज़ें हम समझ के छोड़ देते हैं, है ना। इस तरह से अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यूँ कहा जाए कि जितने प्राणी नहीं हैं उतनी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं श्रेणी के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता। हम लोग यहाँ पर देखेंगे श्रेणी के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता। श्रेणी के आधार पर विभिन्नता। श्रेणी के आधार पर विभिन्नता, देखिए श्रेणी के आधार पर मनोवैज्ञानिकों के अनुसार दो प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। श्रेणी के आधार पर मनोवैज्ञानिकों के आधार पर दो प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है, और व्यक्ति विभिन्नता के आधार पर मनोवैज्ञानिकों के अनुसार तीन प्रकार की व्यक्ति विभिन्नता पाई जाती है। तो श्रेणी के आधार पर व्यक्ति विभिन्नता कौन से हैं देख लेते हैं। नंबर 1, ये क्या कहता है कि नंबर 1 अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता। अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता, अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता। इसमें क्या होता है, किन्हीं दो व्यक्तियों की तुलना करना, यानी किन्हीं एक के अलावा किसी दो व्यक्तियों की तुलना करना क्या कहा जाता है, व्यक्तिक विभिन्नता कहा जाता है। मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर किन्हीं दो व्यक्तियों की तुलना करना, लिख सकते हैं किन्हीं दो व्यक्तियों की तुलना करना, किन्हीं दो व्यक्तियों की तुलना करना, किन्हीं दो व्यक्तियों की तुलना करना क्या कहा जाता है, व्यक्ति विभिन्नता कहा जाता है ना। व्यक्ति विभिन्नता कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ऐसे दो व्यक्ति हैं, इस तरह से दो व्यक्ति हैं, इस तरह से दो व्यक्ति हैं, इस तरह से एक ये हो गया और जो है कि एक ये हो गया है, एक ये हो गया एक हो गया। अब देखिए ये जो है कि क्या है, पतला है और ये क्या है, मोटा है ना। ये मोटा है। अब ये कहा जाए कि ये जो है कि ये जो है कि मजबूत है और ये क्या है, कमज़ोर है। ये पढ़ने में अच्छा है, ये पढ़ने में अच्छा नहीं है। यानी कि जब दो व्यक्तियों की तुलना की जाए तो उसे कहते हैं अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं कि दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है,
अंतःवैयक्तिक विभिन्नता, अंतः वैयक्तिक विभिन्नता, अंतःवैयक्तिक विभिन्नता। अंतःवैयक्तिक विभिन्नता क्या है, इसको देख सकते हैं कि अंतःवैयक्तिक विभिन्नता स्वयं में या अपने आप में पाई जाने वाली विभिन्नता, स्वयं में या अपने आप में पाई जाने वाली विभिन्नता क्या कहलाती है, अंतःवैयक्तिक विभिन्नता कहलाती है। या स्वयं या अपने आप में की जाने वाली तुलना क्या कहते हैं, अंतःवैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। हम लिख सकते हैं कि स्वयं या अपने आप में, हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि स्वयं या अपने आप में तुलना करना, तुलना करना, ये किस प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है, अंतःवैयक्तिक विभिन्नता। जैसे इसका हम लोग जैसे समझेंगे, जैसे 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 हम समझेंगे कि जैसे पढ़ने में, कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है तो यह जरूरी नहीं कि वह खेलने में भी अच्छा होगा। कोई घुड़सवार का बहुत अच्छा ज्ञाता हो तो यह जरूरी नहीं कि वह बाइक भी अच्छा चला लेगा। कोई फोर व्हीलर बहुत अच्छा चला लेता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि सारी गाड़ियाँ वह अच्छा चला पाएगा। जैसे कोई गणित का विषय विशेषज्ञ का बहुत ज्ञाता हो तो यह आवश्यक नहीं कि वह हिंदी का भी ज्ञाता हो, है ना। सीधी सी बात, सिंपल सी बात। जैसे हम दाहिने हाथ से लिख सकते हैं तो क्या ज़रूरी है कि हम उसी तरह बाएं हाथ से लिख लें, हो ही नहीं सकता। सेम राइटिंग हो ही नहीं सकती। तो यही कह रहा है कि कोई खेलने में बहुत अच्छा है, कोई खेल में अच्छा है, कोई खेल में अच्छा है तो यह आवश्यक नहीं, यह आवश्यक नहीं कि वह पढ़ाई में भी अच्छा होगा, पढ़ाई में भी अच्छा होगा, अच्छा होगा। कहने का मतलब होगा कोई खेल में अच्छा है तो यह आवश्यक नहीं कि वह पढ़ाई में भी अच्छा होगा। यानी कि कोई संगीत का बहुत अच्छा जानकार है, मतलब कोई गायक बहुत अच्छा गाना बहुत अच्छा गाता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वह अच्छा डांसर होगा, है ना। यानी स्वयं या अपने आप में की जाने वाली तुलना अंतःवैयक्तिक विभिन्नता कहलाती है ना। अब देख लेते हैं वैयक्तिक विभिन्नता के शिक्षण की प्रक्रिया। वैयक्तिक विभिन्नता को समझकर एक शिक्षक क्या कर सकता है ना। देख लेते हैं शिक्षण की प्रक्रिया, वैयक्तिक विभिन्नता के शिक्षण की प्रक्रिया। वैयक्तिक विभिन्नता के शिक्षण की प्रक्रिया क्या है, ये देख लेते हैं। देखते हैं, देखिए, यदि एक अध्यापक को इस तरह की वैयक्तिक विभिन्नता का ज्ञान हो कि वह एक बालक यदि किसी प्रकार की योग्यता को जानता हो तो ये जरूरी नहीं कि अन्य योग्यताएं उसमें सन्निहित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैयक्तिक विभिन्नता के आधार पर अध्यापक शिक्षण कार्य करेगा, क्योंकि एक कक्षा में अनेक प्रकार की वैयक्तिक विभिन्नता भरी होती है, जिसे कहते हैं कि कक्षा जो है कि समस्या समाधान से भरी होती है। क्यों? क्योंकि एक बालक भिन्न भिन्न परिवेश से, भिन्न भिन्न वातावरण से, भिन्न भिन्न समाज से, भिन्न भिन्न समुदाय से, भिन्न भिन्न धर्म से, संस्कृति से, नैतिकता से, भाषा से, सामाजिक स्थिति से, इस तरह से जो है कि चीज़ें जो है कि बालक अपने परिवेश से आता है। तो एक अध्यापक उसको किस रूप में, चुनौती के रूप में स्वीकार करता है और उस समस्या का जो है कि समाधान करता है। यानी कि एक कक्षा वैयक्तिक विभिन्नता के आधार पर समस्या से भरी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षण प्रक्रिया का मतलब ये हुआ कि अध्यापक को वैयक्तिक विभिन्नता का ज्ञान होना चाहिए। प्रत्येक बालक के वैयक्तिक विभिन्नता का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। वैयक्तिक
विभिन्नता का ज्ञान होना चाहिए। वैयक्तिक विभिन्नता का ज्ञान होना चाहिए। किसको ज्ञान होना चाहिए? अध्यापक को वैयक्तिक विभिन्नता का ज्ञान होना चाहिए, है ना। इसके बाद प्रत्येक बालक की क्या रुचि है, प्रत्येक बालक की क्या क्षमता है ना। रुचि, क्षमता, यहाँ लिख सकते हैं प्रत्येक बालक। देखिए सारी चीज़ें लिखी नहीं जा सकती, बस केवल समझने हैं, बिल्कुल बिना टेंशन का समझिए आप। प्रत्येक बालक की रुचि, क्या रुचि है, क्या क्षमता है, क्या स्मृति है, क्या सीखने की गति है, सीखने की गति। प्रत्येक बालक की रुचि, क्षमता, स्मृति, सीखने की गति आदि का वैयक्तिक विभिन्नता क्या कराती है? ज्ञान कराती है। वैयक्तिक विभिन्नता ज्ञान कराती है। तो एक अध्यापक बालक की रुचि, क्षमता, उसकी स्मृति, सीखने की गति को ध्यान में रखते हुए क्या करता है? शिक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ करता है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि वैयक्तिक विभिन्नता बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को विशेष महत्व देती है। लिख सकते हैं कि वैयक्तिक विभिन्नता बाल केंद्रित को क्या करती है? प्रभावित करती है। बाल केंद्रित को प्रभावित करती है। बाल केंद्रित को प्रभावित करती है। एक बात, बाल केंद्रित को प्रभावित करती है, पाठ्यक्रम में बदलाव करती है। यदि हम ये समझ लें कि बालक में किस प्रकार की प्रक्रिया है, यानी कि वैयक्तिक विभिन्नता है, तो उसी के आधार पर पाठ्यक्रम में क्या किया जा सकता है? बदलाव किया जाता है। यानी पाठ्यक्रम जो है कि पाठ्यक्रम को लचीला बनाया जा सकता है। पाठ्यक्रम को लचीला बनाया जा सकता है, यानी कि बदलाव किया जा सकता है। यदि वैयक्तिक विभिन्नता का अच्छा ज्ञान हो तो शिक्षण में भी शिक्षण को क्या किया जा सकता है? लचीला बनाया जाता है। बालक की रुचियों को ध्यान में रखते हुए क्या किया जा सकता है? लचीला बनाया जा सकता है। यानी कि बालक के सांवेगिक स्थिति को संवेगों को बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है। संवेगों को समझ करके बालक किस प्रकार के भाव प्रदर्शित करते हैं, उस भाव को बेहतर ढंग से बेहतर चीज़ों के लिए प्रदर्शन किया जा सकता है। संवेगों, बालक के प्रत्येक व्यवहार का आकलन किया जा सकता है। यानी कि प्रत्येक व्यवहार का मूल्यांकन क्या है? किया जा सकता है। अच्छे बुरे का जो है कि उसको जो है कि मूल्यांकन करके उसका परिणाम बताया जा सकता है। इस तरह से ये आपकी वैयक्तिक विभिन्नता कंप्लीट होती है। आज जो है कि फिर से वही बात, स्वास्थ्य नहीं सही रहा, फिर भी जो है कि आप लोग थोड़ा इस चीज़ को कंप्रोमाइज़ करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं बहुत जल्द ही 1-2 दिन में मैं आपके जो है कि जितने भी डाउट क्वेश्चन कराए गए हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो भी डाउट क्वेश्चन है मैं उस क्वेश्चन को लेकर आऊँगा बहुत ही जल्दी इस वीडियो पर। तब तक बने रहिए हमारे इस AS Study 61 पर। धन्यवाद।